हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीजी फाउंडेशन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए बेटो, अपना चल रहा था मैक्सिमा और मिनिमा, जिसकी 2 क्लासें अब तक अपनी हो चुकी थी, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा। तो देखना बेटो, आज तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। तो कुछ कारणवश से बीच में क्लासें नहीं हो पाई, तो काफ़ी सारे कमेंट बच्चों के आ रहे थे कि क्या मैथ की और क्लासें होंगी कि नहीं होंगी। तो मैं उनको ये 2 लाइन बता देना चाहता हूं। लहरों को शांत देकर ये ना समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देकर ये ना समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। तो बेटे, आज अपन सवालों का तूफान लेकर उठे हैं। तो देखना मैक्सिमा और मिनिमम में आगे जो अपनी तीसरी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं अपन। तो कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे अपन ने। तो 25 तक के एग्जाम्पल अपन पहले से कर चुके हैं। तो देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका मैक्सिमा मिनिमा का, जो आपकी एनसीईआरटी का 6.3 है, उसका एग्जाम्पल नंबर 26 में आपसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या है, आधी है। तो बेटे, जब भी आपको ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे और उनको आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट सिद्ध करें, तो उसके लिए आपको 2 चीजें जरूर देखनी है। क्या चीजें? कि एक तो आपसे कहा गया शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाला लंब वृत्तीय बेलन। तो देखिए बेटे, सबसे पहले तो इनमें देखना है कि किसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट सिद्ध करना है। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको आपको कैसा सिद्ध करना है? महत्तम। महत्तम का मीनिंग होता है उच्चिष्ट। उच्चिष्ट को बोलते हैं मैक्सिमा बेटे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में ये 2 बात समझने की है, किसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट सिद्ध करना है। तो जिसको भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट सिद्ध करना है, उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखा जाएगा। तो समझते हैं बेटे, आपसे कहा गया सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या क्या है, आधी। जब उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप उच्चिष्ट सिद्ध कर दे, तो वो ये कह रहा है कि अगर उस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चिष्ट है, तो आपको उस बेलन की जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या की क्या सिद्ध करनी है, आधी सिद्ध करनी है। तो देखना बेटे, कि सबसे पहले तो आपको शंकु के अंतर्गत क्या बनाना है, बेलन। तो ये अपना शंकु हो गया। और इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक बेलन बना हुआ है। ये कोई बेलन हो गया। तो आपको जिसको भी उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करना है, उस चीज को देखते हैं अपन। तो मैंने इस शंकु की ऊंचाई मान ली कैपिटल एच, इस शंकु की त्रिज्या मान ली कैपिटल आर। अब बात आती है बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई को मैंने मान लिया स्मॉल एच और रेडियस को मैंने मान लिया स्मॉल आर। अब जिसको भी उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करना है, उसको
लंबवृत्तीय बेलन को आपको कैसा सिद्ध करना है? महत्तम। महत्तम का मीनिंग उच्चिष्ट। और कोई भी फलन कब उच्चिष्ट और निम्निष्ट होता है, यह मैं प्रीवियस 2 क्लासों में आपको बता चुका हूं, मैक्सिमा और मिनिमा में, कि यदि कोई भी फलन उच्चिष्ट होगा तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अपन पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में वही कोई भी फंक्शन है उसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, बराबर 0 रख के, यानी कि पॉइंट फाइंड करेंगे, पॉइंट देखेंगे, जो भी पॉइंट आता है यदि पॉइंट का मान dy बाई डी एक्स में रखे, पॉजिटिव टू नेगेटिव चला जाए तो मैक्सिमा होता है, यदि नेगेटिव टू पॉजिटिव चला जाए तो मिनिमा होता है। ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैं आप लोगों को बता चुका था कि यदि कल को आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से किसी फंक्शन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट देखना है तो उसके लिए आपको जो भी फंक्शन है y के इक्वल रखे, y x के सापेक्ष अवकलन करके dy बाई डी एक्स आप ज्ञात करें, फिर यानी कि फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए पॉइंट ज्ञात करें, दोबारा अवकलन ज्ञात करें, उस पॉइंट को उस फंक्शन में रखें और रखने पर वैल्यू कैसी आ जाए आपकी नेगेटिव, तो यानी कि आपका फंक्शन उच्चिष्ट होगा, और वैल्यू कैसी आ जाए पॉजिटिव तो आपका फंक्शन कैसा होगा? निम्निष्ट होगा। तो यहां देखिए बेटे, आपको जो महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन यानी कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको महत्तम सिद्ध करना है, उच्चिष्ट सिद्ध करना है। और उच्चिष्ट सिद्ध करने का प्रोसेस क्या होगा कि जो भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ऐसा मानते हो, जो भी मानते हो, उसको अगर महत्तम सिद्ध करना होगा तो प्रोसेस क्या होगा कि सबसे पहले आपको उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो देखिए बेटे, अपन इस कंडीशन में देखें, इसका कोई भी नामांकन कर दे, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पॉइंट आपका ओ हो गया, और यहां अगर देखें तो ये पॉइंट को अपन ने मान लिया ओ डैश। अब देखना बेटे, जिसको भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट सिद्ध करना उसका फॉर्मूला सबसे पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा करना है? महत्तम। तो लिखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एस बराबर क्या पढ़ा है आपने? 2 पाई आर एच। जो भी बेलन की रेडियस मानी है और जो भी बेलन की हाइट मानी है वो आपकी हाइट होगी और आपकी क्या होगी? रेडियस होगी। इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि आपका मैक्सिमा और मिनिमा का काम खत्म कि इस एस को आपको मैक्सिमम सिद्ध करना है, दैट इज इस एक्स का, वो एस का आपको अवकलन करना है, बराबर 0 रखना है, पॉइंट फाइंड करना है, दोबारा अवकलन करना है, उस पॉइंट को रखना है, वैल्यू कैसी आनी है? नेगेटिव। तो देखिए बेटे, जैसे ही मैं एस का डिफरेंशिएशन करने गया मुझे एस कितने वेरिएबलों में नजर आया? आर और एच। ये आपका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है उसमें 2 वेरिएबल है। अब तक अपन ने जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वो सारे 1 वेरिएबल में पढ़े हैं, या तो वो मान एक्स में ही होना चाहिए या फिर वो मान किस में ही होना चाहिए? आर में ही होना चाहिए, या फिर किस में होना चाहिए? एच में। तो यानी कि समस्या ये हो गई कि अभी फिलहाल अपन इस एस का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं? 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक तो आर आ रहा है और एक एच आ रहा है। तो यानी कि या तो ये वेरिएबल आर में ही होना चाहिए या फिर ये वेरिएबल आर में ही होना चाहिए या फिर एच में ही होना चाहिए। तो ध्यान रखना बेटे, 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैक्सिमा और मिनिमा में, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके होंगे। या तो किसी आकृति के अंदर आकृति आपको मिलेगी तो आपको जो वो आर और एच का रिलेशन होगा वो उसी में ही मिलेगा, आकृति से ही ढूंढना होगा। और अगर केवल सिंगल एक आकृति दे रखी हो मैक्सिमा और मिनिमा में और आपको कोई रिलेशन ढूंढना होगा तो 100% आपको कोई ना कोई बात उस सवाल में पहले से दी गई होगी। तो यहां अपन ने देखा कि एक शंकु है, उसके अंदर क्या बना हुआ है? बेलन बना हुआ है, यानी कि आकृति के अंदर आकृति है, अर्थात आर और एच का जो रिलेशन है वो अपन को इस आकृति से ही ढूंढना है। तो देखिए बेटे, आते हैं, ढूंढते हैं। तो जिसका नामकरण एबीसी अपन ने कर दिया, इसको लिख दिया P, इसको लिख दिया Q, इसको लिख दिया R और इसको नाम दे दिया S। अब इस डायग्राम को अगर देखें, अगर इस आकृति को आप देखें तो इसमें बेटे 2 ट्राइंगल आपके पास नजर आ रहे हैं कि एक त्रिभुज तो बन रहा है QSC, ये त्रिभुज आपका बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है AOC, और ये दोनों ही त्रिभुज आपको कैसे नजर आ रहे होंगे? समरूप त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। तो आपने समरूप त्रिभुजों की कंडीशन पढ़ी होगी कि यदि 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा होता है? समान। तो लेते हैं बेटो, त्रिभुज AOC
समरूप है त्रिभुज QSCK। तो समरूप त्रिभुज में देखें, अगर AOC में अपन देखें, इस पूरे बड़े त्रिभुज में अपन देखें तो AO डिवाइड बाई QS इक्वल टू OC डिवाइड बाई SC। फिर से देखना एक बार बात को कि अपन ने दो त्रिभुज लिया AOC, ये पूरा त्रिभुज, एक त्रिभुज लिया QSC, ये छोटा वाला त्रिभुज, और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप, यानी कि दिखने में कैसे हैं बेटे? समान हैं। तो समरूप अगर है तो क्या होंगे कि AO जो होगा वो किसके बराबर होगा? QS के बराबर होगा। और ऐसे ही OC जो होगा किसके बराबर होगा? SC के बराबर होगा। अब जिनकी वैल्यू जहां जहां आपको अवेलेबल है उनको रखना है और कैलकुलेट करना है। तो AO यहां से लेके यहां तक की अगर वैल्यू आप देखें तो ये शंकु की हाइट है, ऊंचाई है, और वो ऊंचाई कितनी है आपके पास? H डिवाइड बाई QS। तो यानी कि QS जो है बेलन है, बेलन की हाइट कितनी है? स्मॉल h इक्वल टू OC। यहां से लेके यहां तक जो आपके पास है वो क्या है बेटो? इस शंकु की त्रिज्या क्या मान रखी है आपने? कैपिटल R। शंकु की त्रिज्या कितनी मान रखी है? कैपिटल R। अब कहानी बनती है बेटे किसकी? SC की, कि यहां से यहां तक की दूरी आपको चाहिए, ये दूरी आपको चाहिए। तो ये दूरी कैसे डिफाइन हो कि यहां से लेके यहां तक की दूरी तो कितनी है? कैपिटल R, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो मुझे तो कल को इतना सा मान चाहिए, तो कैपिटल R में से ये दूरी घटा दूं स्मॉल r, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब देखिए आपके पास इक्वेशन था क्या? इक्वेशन था S इक्वल टू 2 पाई RH। तो या तो यहां आप किसका मान रख ले? R का, या किसका मान रख ले? H का। तो अपन यहां से किसकी वैल्यू निकाल ले बेटे? H की। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो HR इक्वल टू आएगा H R माइनस R। तो देखते हैं H की वैल्यू जब डिफाइन करेंगे तो H R माइनस R डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? कैपिटल R। यानी कि आपको किसका मान मिल गया? H का, जिसको दे दिया आपने इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 2 से H का मान कहां रख दे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। तो देखते हैं बेटे, S इक्वल टू 2 पाई R, H के स्थान पर क्या रखोगे आप? H R माइनस R डिवाइड बाई कैपिटल R। कैलकुलेट करते हैं तो S इक्वल टू 2 पाई R, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो H R माइनस H स्मॉल r डिवाइड बाई R। तो देखते हैं S इक्वल टू 2 पाई R का अलग अलग भाग दे दो, तो ये तो क्या बचेगा? H माइनस ये क्या बचेगा? H R डिवाइड बाई R। अब बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको करेंगे तो 2 पाई H R माइनस 2 पाई H डिवाइड बाई R, और R को R से मल्टीप्लाई करोगे तो R स्क्वायर। ये 2 पाई H बाई R को एक साथ लिख लिया और R को R से मल्टीप्लाई किया तो R स्क्वायर। अब अपन देख पा रहे हैं S को, जो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका क्या है? वेरिएबल केवल R, क्योंकि अपन जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसको देखो, बेलन, और बेलन में या तो स्मॉल h या स्मॉल r ही आपका वेरिएबल है। इसके अलावा जो भी वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट। तो अपन कैपिटल H की बात करें तो ये किसका है? शंकु का है। शंकु से अपन को कोई लेना देना नहीं है, इस मीनिंग ये कैपिटल H आपके लिए क्या रहा? कांस्टेंट। इधर को भी 2 पाई H और कैपिटल R भी किसका है? देखो रेडियस है आपकी किसकी? शंकु की, अर्थात ये भी आपके लिए कैसा हो गया? कांस्टेंट। यानी आपका वेरिएबल आ गया R, अर्थात आपको S का R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, स्मॉल r के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल r, तो क्या होगा? ds बाई
डी आर इक्वल टू 2πh कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, आर का आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस 2πh डिवाइड बाई आर कांस्टेंट वैल्यू बाहर, आर स्क्वायर का करेंगे तो कितना 2r। कैलकुलेट करो तो ds बाई डी आर इक्वल टू 2πh माइनस 4πh डिवाइड बाई आर डॉट कितना r। ds बाई डी आर आ गया, आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट सिद्ध करना है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान आपको तभी मिलेगा जब आपको ds बाई डी आर को क्या होना पड़ेगा 0। तो लिखा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ds बाई डी आर इक्वल टू 0। तो देखना बेटे ds बाई डी आर अपना कितना था 2πh माइनस 4πh डिवाइड बाई आर, 2πh माइनस 4πh डिवाइड बाई आर डॉट आर इक्वल टू 0। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे आर की, तो 2πh इक्वल टू 4πh डिवाइड बाई आर डॉट आर, क्योंकि नेगेटिव था इधर को गया तो पॉजिटिव, कुछ कैंसिल होता है तो करो, पाई से पाई, एस से एच, 2 दूनी 4, यानी कि 1 इक्वल टू आपके पास आया 2r डिवाइड बाई आर। अपन को तो स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, तो r इक्वल टू आपका क्या चमका बेटे r/2, यानी कि यह वह पॉइंट निकाल लिया आपने जहां पर आपका फलन कैसा होना है उच्चिष्ट या निम्निष्ट। और सवाल में तो अपन से कहा गया था कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा है मैक्सिमम। तो वही अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो d2s बाई डी आर स्क्वायर। तो देखते हैं आपका फंक्शन था क्या ds बाई डी आर, तो ds बाई डी आर था 2πh। तो आप देख पा रहे हैं बेटे कि 2πh पूरा कैसा वैल्यू है कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू का जब डिफरेंशिएट आप लोग करोगे तो आपको कैसा मिलेगा 0। और फिर 4πh डिवाइड बाई आर कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, आर का आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना मिलेगा 1। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखिए बेटे d2s बाई डी आर स्क्वायर करेंगे तो वो पूरी कांस्टेंट वैल्यू का तो क्या हो गया 0 और माइनस कहां गया, ये क्या हो गया, तो देखो बेटे अपना कंडीशन आया था ds बाई डी आर 2πh तो कैसी वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो गया 0, 4πh डिवाइड बाई आर कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, आर का आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1। तो देखो तो ये कहानी आ गई आपकी 4πh डिवाइड बाई आर, d2s बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4πh डिवाइड बाई क्या हो गया आर। कौन सा पॉइंट आया d2s डिवाइड बाई डी आर स्क्वायर आर इक्वल टू पॉइंट कितना मिला है आपको r/2। तो रखते हो आप इसमें, तो ये तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन पूरा कांस्टेंट वैल्यू का मान कैसा है नेगेटिव।
तो लिखेंगे d2s dr स्क्वायर r इक्वल टू r/2 लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 है मीनिंग r इक्वल टू r/2 पर जो आपका फंक्शन हुआ वो कैसा हुआ, मैक्सिमा। तो एट ए पॉइंट r इक्वल टू r/2 एरिया इज मैक्सिमा। यानी कि आपका जो क्षेत्रफल था, कौन सा क्षेत्रफल, उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कैसा हो गया, उच्चिष्ट। अब उसी में क्या बात पूछी थी आपसे बेटे कि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या होनी चाहिए, आधी। अर्थात ये बेलन की त्रिज्या है, ये शंकु की त्रिज्या की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो आधी होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो भी आपका पॉइंट आता है, सेकंड बात को प्रूव करने के लिए पॉइंट को लिखोगे आप। तो नाउ r इक्वल टू कितना, r/2। तो यहां से आपको सीधा चमक रहा है बेटे, r जो है किसकी त्रिज्या है, बेलन की मानी थी, और कैपिटल R किसकी मानी थी, शंकु की। अर्थात शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या हो गई, आधी हो गई। देख पा रहे हैं अपन, किस बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या हो गई, आधी हो गई। और यही बात अपन को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो देखिए बेटे नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 27 में आपको दे रखा है अंतराल 1,5 में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस का 36x प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलन का निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। तो बेटा इसमें एक नई बात आपके पास सामने आई है, एक तो निरपेक्ष उच्चतम और एक निरपेक्ष निम्नतम। तो जब मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाया था, निरपेक्ष उच्चतम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष निम्नतम का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। अर्थात जिस भी फंक्शन में जो सबसे बड़ा मान वो निरपेक्ष उच्चतम मान और जो सबसे छोटा मान वो निरपेक्ष निम्नतम मान कहलाता है। तो इसको क्या भी बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा। और इसको क्या भी बोलते हैं, ग्लोबल मिनिमा। तो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम का जो कहानी है बेटे कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, यानी कि जो भी फंक्शन है उसका सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान। तो देखिए बेटे ये तीसरी कैटेगरी का क्वेश्चन आया है जिसमें आपको एक इंटरवल डिफाइन किया गया हो। क्या डिफाइन किया गया हो, एक इंटरवल डिफाइन किया गया हो कि इस इंटरवल के अंदर ही बताना है आपको अंतराल 1,5 में ये जो फलन है कहां पर सबसे बड़ी वैल्यू प्राप्त करेगा और कहां पर सबसे छोटी वैल्यू प्राप्त करेगा। तो देखते हैं बेटे, जब इंटरवल दे रखा हो और आपको निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना हो तो कैसे आप उसका निरपेक्ष उच्चतम यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी इंटरवल देता है तो यानी कि निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में या दोबारा अवकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटरवल के लिए आपको कह दिया, पहले से क्राइटेरिया दे दिया 1,5। जब भी वो इंटरवल देता है, इंटरवल के अंदर जो वैल्यू देता है उनको बोलते हैं बेटे वो अंत बिंदु बोलते हैं। कैसे बिंदु बोलते हैं, अंत। और जब एक बार अवकलन करने के बाद 0 रखते हो और जो पॉइंट आते हैं उनको हमेशा क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु। अब अपन को जब किसी इंटरवल में मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढना है तो उसके लिए आपको उस फलन का केवल एक बार अवकलन करना है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए पॉइंट डिफाइन करने हैं और जो भी पॉइंट आपके आते हैं
उनको देखना होगा कि क्या वो इस इंटरवैल को बिलोंग करते हैं या नहीं करते। यदि वो इस इंटरवैल को बिलोंग करते हैं तो उन सभी के मानों को फलन में रखेंगे। फलन में रखने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू वो इसका निरपेक्ष उच्चतम मान, जो सबसे छोटी वैल्यू वो इसका निरपेक्ष निम्नतम मान कहलाएगा। तो देखते हैं बेटे, करते हैं आइए सवालों को। कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान देना बेटे, कि आपसे कहा अंतराल 1,5 एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में आपको फंक्शन दिया 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। तो जब भी मैक्सिमा मिनिमा की कहानी होती है तो आपको जो भी फंक्शन दे रखा है आप तो उसको किसके इक्वल मान लो, y के इक्वल। तो देखो बेटे, y इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस का 36x प्लस 1 लिखा डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का हो गया dy बाई dx। तो कितना हो गया 6x² माइनस का 13x प्लस का 36। वही आपको यानी कि उच्चिष्ट और निम्नलिखित, चाहे निरपेक्ष मान हो, चाहे यानी कि निरपेक्ष निम्नतम हो, चाहे निरपेक्ष उच्चतम हो, या उच्चिष्ट हो या निम्निष्ट हो, आपको पॉइंट क्रिएट करने होंगे। तो उसके लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी कि आपकी स्लोप क्या dy बाई dx को क्या होना पड़ेगा 0। तो देखते हैं बेटो 6x² माइनस 30x प्लस का 36 इक्वल टू 0। सबसे क्या कॉमन आया 6 का कॉमन लेके किस में भाग दे दिया 0 में, तो वो तो हो गया 0। तो डायरेक्ट लिख देता हूं x² माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो आपका x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x² माइनस 5x प्लस 6। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन से आपने सॉल्व की है, लेकिन मैंने एक पीके स्टाइल आपको बताया था, अगर x² का कोफिशिएंट केवल और केवल 1 हो तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो जो माइनस 5x के टुकड़े होंगे, कि ऐसे टुकड़े कि माइनस 5x उन दोनों टुकड़ों को जोड़े तो कितना आना चाहिए माइनस का 5x, और मल्टीप्लाई करे तो प्लस का कितना आना चाहिए 6x²। तो माइनस का 3 और माइनस का 2। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 3। यानी x के आपके पास कितने मान अवेलेबल हो गए बेटा, ये 2 मान अवेलेबल हो गए, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। और जब भी आप निरपेक्ष निम्नतम या निरपेक्ष उच्चतम मान निकाल रहे हो तो जो भी आपके ये पॉइंट आते हैं वो हमेशा कांतिक बिंदु कहलाते हैं। तो जो ये क्रांतिक बिंदु आपके आते हैं उनको देखना है कि क्या ये इस इंटरवैल में बिलोंग करते हैं या नहीं करते, क्या वो इस इंटरवैल में बिलोंग करते हैं या नहीं करते। यदि बिलोंग करते हैं तो इन सभी बिंदुओं को कहां रखेंगे इस फलन में, और जो सबसे बड़ी वैल्यू वो निरपेक्ष उच्चतम मान और जो सबसे छोटी वैल्यू वो निरपेक्ष निम्नतम मान। तो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 क्या इंटरवल 1,5 में बिलोंग कर रहा है? जी बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। अर्थात आपके पास पॉइंट हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 5 हो गया, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया। तो देखिए बेटे वैल्यू निकालते हैं f ऑफ 1 की। किसकी वैल्यू निकालते हैं? f ऑफ 1 की। तो ये रहा आपके पास फंक्शन, इस फंक्शन में किसका मान रखेंगे? 1 का। तो रख रहा हूं 1 का क्यूब करेंगे तो वही 2 माइनस का कितना 15 प्लस का कितना 36 और प्लस का कितना हो गया 1। कैलकुलेट करो 36 और 1 37 और 2 39, यानी कि 40 में से 15 जाता है तो कितना बचता है बेटे? 25। तो कितना रह जाएगा? 24। फिर f ऑफ किसकी वैल्यू चेक करते हैं? 2 की। तो देखना बेटे जो भी पॉइंट 2 आया है उसको फंक्शन में रखेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना 8 माइनस 15
2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 36.2 प्लस कितना 1। करो कैलकुलेट। f(2) इक्वल टू 16 माइनस 60 प्लस का 72 प्लस का 1। तो देखते हैं बेटो कि माइनस को पहले हटा लो आप। 72 में से 60 गया तो कितना 12, 12 और 1 13, 13 और 16 कितना हो गया 29। तो आपके पास जो f(2) की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 15 है। ऐसे किस पर चेक करेंगे f(3) पर। किस पर चेक करेंगे f(3) पर। तो देखिए 3 के लिए डायरेक्ट करूंगा। 3 का क्यूब कितना 27, 27 दूनी का कितना हो गया 54। फिर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 15 नाम का 135। फिर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 108 और प्लस का कितना 1। तो देखो बेटे 54, 108 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 109 और 110 और 50 160, 163, 163 में से 135 घटाओ। 13 में से 5 गया तो 8, 5 में से 3 गया तो 2, कितना आ जाएगा 28। अब लास्ट कौन बच गया आपके पास f(5). तो 5 को भी चेक कर लेते हैं अपन। 5 रखेंगे, 125 को 2 से गुणा करेंगे तो 250, 25 को 15 से गुणा करेंगे तो 10 + 5 से कर लो 125 तो कितना 375 माइनस का। और लास्ट में 36 को किससे गुणा करना पड़ेगा 15 से। पंद्रह छिकी 90, 15 × 3 = 45 तो कितना वही 540। 15 छिकी 90, 9, 15 × 3 = 45 और 10 55 तो यानी 54। तो कितना हो गया 540 और प्लस का कितना 1। तो देखो बेटे 250 माइनस 375 और प्लस का 240। तो पहले इनको जोड़ लें अपन। 500 और 2 700, 700 कितना 90, 91 माइनस कितना 375। 11 में से 5 गया तो 6, 8 में से 7 गया तो 1, फिर 7 में से कितना 3, 4 कितना आ गया 416। तो देखिए बेटे 416 कितना आ गया आपका मान 416। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसका एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं 5 का अपन। इसका कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बेटो। कितना रख रहे हैं 5, 25, 125, 125 को 2 से गुणा करेंगे तो
250 माइनस 25 को 15 से गुणा करेंगे तो 375 मिलेगा आपको। 36 को 25 से गुणा करेंगे तो हाँ 5, अपन ये मिस्टेक कर रहे थे। 36 को किससे गुणा करना है? 5 से, तो मिलेगा आपको 180 और प्लस का 1। जब पूरा कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ 5 को तो देखो बेटे 250, 180 और 1, 425 आएगा ये आपका। 425 नहीं 31 और माइनस का 375। तो देखो बेटे जब इस पूरे का कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 56। तो देखना बेटे कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 24, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 29, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 28, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 56। अर्थात किस पॉइंट पर सबसे छोटा मान मिला है आपको? 1 पर। कितना? 24। अर्थात लिखेंगे x इक्वल टू 1 पर इसका निरपेक्ष निम्नतम मान जो होगा वो तो होगा 24। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है बेटो? 5 पर। तो x इक्वल टू 5 पर इसका जो निरपेक्ष उच्चतम मान होगा वो कितना होगा? 56। तो ये कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 28 को ध्यान से समझना आप लोग। इसमें आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3, x बिलोंग्स टू -1 से 1 द्वारा प्रदत्त फलन ऐप के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। वही निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम की कहानी कही है बेटे। अर्थात आपको उस फलन का सबसे उच्चिष्ट मान और उस फलन का सबसे निम्नष्ट मान। और अगर इंटरवल आपको दिया गया है, क्या दिया हो आपको? इंटरवल। तो इंटरवल के लिए कुछ नहीं करना, उस अंतराल में आपको वो पॉइंट निकालने हैं जो इस अंतराल में क्या करते हो? बिलोंग करते हो। तो उसके लिए देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3, x बिलोंग्स टू -1 से 1। यानी कि इस -1 से 1 में उस फलन का सबसे बड़ा मान और उस फलन का सबसे छोटा मान अपन को डिफाइन करना है। तो देखिए बेटे वही फंक्शन को आप y के बराबर मान ले, x के सापेक्ष अवकलन करें, 0 रखे, पॉइंट निकालें और उन पॉइंटों का मिलान करें कि क्या जो आपके वो पॉइंट आए हैं जो कांतिक बिंदु कहलाते हैं वो क्या इस अंतराल में बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो देखिए बेटे y इक्वल टू लिखा 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का हो गया dy/dx इक्वल टू 12 डॉट x की पावर 4/3 यानी कि x की पावर n से, तो 4/3 डॉट x की पावर क्या रह जाएगा? 1/3 माइनस 6 x की पावर 1/3 से 1/3 डॉट x की पावर 1/3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3। तो देखो dy/dx इक्वल टू 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया? 16x की पावर 1/3 माइनस 2x की पावर माइनस का 2/3। तो किसी भी पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव में या पॉजिटिव को नेगेटिव में, तो नेगेटिव में पॉजिटिव बनाएंगे तो कहां जाएगा? नीचे। तो dy/dx इक्वल टू, पहले तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया आपने, तो 8x की पावर 1/3 माइनस x की पावर माइनस का 2/3। तो देखते हैं dy/dx इक्वल टू 2 8
एक्स की पावर 1/3 माइनस 1/x की पावर 2/3। यानी कि जैसे ही ये वैल्यू नेगेटिव थी, इसको पॉजिटिव बनाया तो कहां गया? नीचे। अब वही पॉइंट चाहिए, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy/dx को क्या होना पड़ेगा? 0। तो देखो 2 8 x की पावर 1/3 माइनस 1/x की पावर 2/3 इक्वल टू 0। इस 2 का भाग इसमें दे दिया तो ये तो हो गया 0। तो 8 x की पावर 1/3 माइनस 1/x की पावर 2/3 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो बेटा x की पावर 2/3। तो x की पावर 2/3 कॉमन लेंगे तो 8। जब इसको आप गुणा करोगे x की पावर 1/3 को x की पावर 2/3 से, तो आधार समान है। देखो x की पावर 1/3 को गुणा करना है x की पावर 2/3 से, तो आधार कैसा है आपका? समान। बीच में किसका साइन है? गुणा का, अर्थात घातें जुड़ेंगी। तो 1/3 2/3 जुड़कर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये तो बन गया आपका 8x माइनस ये कितना आ जाएगा बेटे? 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब यहां ध्यान देने की बात है बेटे कि एक आप इस कंडीशन को देखें कि x का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के लिए। अगर इस फलन को कैसा होना है? अवकलनीय होना है। तो अगर ये फलन अवकलनीय होगा, अर्थात dy/dx का मान 0 आपने रख दिया, तो ये फलन क्या नहीं होगा? अवकलनीय। लेकिन क्रांतिक बिंदु तो आपको शामिल करना पड़ेगा। तो क्रांतिक बिंदु एक तो आपको x बराबर कितना मिल गया? 0 मिल गया। और एक यहां से देखोगे तो 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1/8। तो आपके पास 2 पॉइंट निकल कर आए बेटा। तो x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 1/8। अब देखो कि ये इस अंतराल में बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो -1 से 1 में 0 भी बिलोंग करता है और -1 से 1 में 1/8 भी बिलोंग करता है। अर्थात इन दोनों बिंदुओं को आप इस अंतराल में शामिल हैं। अब अगर अपन को कल को निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान चाहिए, तो -1 पर भी चेक करेंगे, 1 पर भी चेक करेंगे, 0 पर भी चेक करेंगे और 1/8 पर भी चेक करेंगे। तो देखिए बेटे, तो आपका फंक्शन क्या था ये देखो आप। तो f(x) इक्वल टू 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3 में आपको -1 1 0 और कितना रखना है? 1/8। तो यानी कि 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3। f(x) था 12.x की पावर 2/3 माइनस 6x की पावर 1/3। 2/3 था कि 4/3 था? चेक कर लेते हैं। 4/3। तो देखिए बेटे, पॉइंट क्या क्या थे? एक तो इंटरवल था -1 से 1, जो कि आपके अनंत बिंदु थे। एक 0 था और एक क्या था? 1/8। सबको f(x) में रखेंगे। तो सबसे पहले 0 को ही रख लो आप। तो f(0) को आपने रखा तो ये भी 0 और ये भी 0, तो f(0) के मान तो कितना आ गया? 0। अब एक बार रखते हैं f(-1). कितना रखते हैं? -1। तो रखते हैं 12.-1 की पावर 4/3 माइनस 6 -1 की पावर 1/3। तो करते हैं कैलकुलेट बेटे। f(-1) इक्वल टू -1 की पावर 4/3 का मतलब क्या है कि -1 का पहले आप चाहे तो पावर 4 करें और इनटू करके कितना लिख दें? 1/3। या फिर आप -1 की पावर 1/3 कर लें
और डॉट में बाद में उसकी क्या कर ले, पावर 4 ले लें। तो जब -1 का घनमूल निकालोगे तो -1 और -1 की पावर 4 यानी -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 बार करोगे तो पॉजिटिव, तो ये +1 आया तो 12 -1 को माइनस से गुणा करोगे क्योंकि -1 की पावर 1/3 इक्वल टू कितना, -1, तो -1 -6 प्लस का कितना हो गया 6, तो वैल्यू कितनी हो गई बेटा 80। अब चेक करते हैं f(1) की वैल्यू, तो यहां 1 रखा तो ये 12 आया, यहां 1 रखा तो ये 6 आया, तो वैल्यू कितनी आ गई 6। अब फाइनल कौन और बच गया 1/8, तो x के स्थान पर 1/8 रखेंगे, तो ध्यान से समझना 2 डॉट 1/8 की पावर 4/3 -6 1/8 की पावर 1/3। तो देखिए बेटे एक एक कैलकुलेशन को समझना, 1/8 की पावर 4/3 का मीनिंग क्या है कि आप पहले 1/8 का 1/3 यानी कि घनमूल निकालें और जो घनमूल आए उसकी पावर कितना लगा दे 4, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 1/8 की पावर 1/3 इंटू कितना 4। तो 1/8 की पावर 1/3 का मतलब 1/8 का आपको घनमूल निकालना है, तो कितना निकलेगा 1/2 और उसकी पावर कितना 4, तो 1/2 की पावर 4 करोगे तो ये तो 1 ही आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार करोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो यानी कि ये कहानी क्या आई है आपके पास 12.1/16 माइनस ये तो सिंपल सा है 6 डॉट 1/8 का घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा बेटो। तो देखो 4 तिये 12, 4 4 16, 2 तिये 6, तो ये तो हो गया 3/4 और माइनस ये कितना हो गया 3। जब इसको आगे हल करेंगे तो इसके नीचे 1 और एलसीएम आ गया 4, तो कितना 3 माइनस 12 बाई कितना 4, तो माइनस का 9/4। तो आपके पास वैल्यू क्या क्या है, f(0) की वैल्यू 0, f(-1) की वैल्यू 18, f(1) की वैल्यू 6 और f(1/8) की वैल्यू कितना है माइनस का 9/4। अब देखो कौन से पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू और कौन से पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू। तो देखो बेटो अगर मैं -1 की बात करता हूं तो आपको सबसे बड़ी वैल्यू नजर आ रही है 18, तो लिखने का क्या तरीका होगा, बिंदु x इक्वल टू -1 पर इस फलन का जो निरपेक्ष उच्चतम मान होगा वो कितना होगा बेटे 18 होगा, और जो सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 0 था 6 था लेकिन ये वैल्यू कैसी नेगेटिव, तो आप लिखोगे x इक्वल टू 1/8 पर जो निरपेक्ष निम्नतम मान होगा वो आपका कितना होगा माइनस का 9/4। तो बेटे आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 29 जो आपकी एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो ध्यान से समझना है बेटे इस चीज को, इसमें भी कुछ चीजें समझने की हैं। उसने कहा शत्रु का एक अपाची हेलीकॉप्टर वक्र y इक्वल टू x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है, कि शत्रु का कोई अपाची हेलीकॉप्टर है वो यानी कि वक्र y इक्वल टू x² + 7 के अनुदिश गति कर रहा है, ये वक्र जैसा है सिर्फ उसी पोजीशन पे वो शत्रु का अपाची हेलीकॉप्टर उड़ता है। फिर आगे कहा बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक खड़ा है, कि कोई पॉइंट होगा जो पॉइंट कितना दे रखा है 3,7 जिस पर क्या खड़ा है कोई सैनिक खड़ा है, और एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, आपको क्या चाहिए मिनिमम दूरी चाहिए। मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है निरपेक्ष निम्नतम मान, और निरपेक्ष निम्नतम मान आप तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आपको वो बिंदु पता नहीं है जिस पर आप ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो बेटे पहले तो आपको वो फंक्शन यानी कि आपका एक अपाची हेलीकॉप्टर है शत्रु का जो एक वक्र y इक्वल टू x² + 7 के अनुदिश गति कर रहा है, कोई सैनिक है जो बिंदु 3,7 पर खड़ा है, और वो सैनिक जब वो अपाची हेलीकॉप्टर बहुत नियर आता है तब उसे क्या चलाना चाह रहा है गोली चलाना चाह रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि वह निम्नतम दूरी बताओ
जहां से वो सैनिक यानी कि उस अपाची हेलीकॉप्टर को क्या करे, गोली चलाकर मार गिराए। तो पहले तो देखते हैं कि ये वक्र जो आपको दे रखा है वो किस टाइप का है। तो वक्र को जैसे ही मैंने देखा बेटियों कि मुझे ये जो वक्र नजर आया, वो कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कंफर्म ये जो वक्र है वो किसके टाइप का है, परवलय के आकार का है। तो चेक करते हैं कि ये परवलय है कैसा, कि आपका जो शत्रु का अपाची हेलीकॉप्टर है वो किस अकॉर्डिंग उड़ रहा है। तो आपको वक्र दिया गया बेटियों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये कोई वक्र दे रखा है। तो यहां इसको प्रॉपर पैराबोला है तो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें और देखें कि ये किस तरीके का है। तो इसको अपन कैसा लिख लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 7। ये अपन ने देखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 7, लेकिन अभी फिलहाल अपन ये नहीं कह सकते कि परवलय तो है, लेकिन इसका और यानी कि वर्टेक्स शीर्ष कहां है, कहां से ये गुजरेगा और कौन से अक्ष पर जाएगा। वैसे तो पता चल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का परवलय कौन से अक्ष पर है, वाई अक्ष पर, लेकिन अभी शीर्षों का पता नहीं है कि इसका जो शीर्ष है। तो उसके लिए अपन क्या करें कि मान लें कि लेट स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई माइनस 7 इक्वल टू कैपिटल वाई। और जैसे ही इसमें आप मान रखोगे तो ये तो बन गया कैपिटल एक्स स्क्वायर, और y माइनस 7 के स्थान पर क्या रखोगे, कैपिटल y। तो नजारे आए होंगे बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी कि ये इस परवलय की मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब अगर इस परवलय की मैं बात करता हूं तो ये परवलय है वो कौन से अक्ष के अनुदिश है, वाई अक्ष के अनुदिश है। और अगर इसी परवलय की बात करूं तो इसके जो वर्टेक्स हैं, इसके जो शीर्ष हैं, क्या होंगे, 0,0 होंगे। वर्टेक्स क्या होंगे, 0,0। अब बेटा वर्टेक्स 0,0 का मीनिंग है आपका पैराबोला है जो कैपिटल फॉर्म में है, मीनिंग कैपिटल एक्स बराबर आपका क्या है 0 और कैपिटल वाई बराबर क्या है 0। तो अपन को तो अपना जो परवलय है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 7 उसका वर्टेक्स चाहिए। तो कैपिटल एक्स आपने किसको माना है, देखो स्मॉल एक्स को, तो x बराबर क्या हो गया 0। कैपिटल y किसको माना है, y माइनस 7 को, तो इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये तो x बराबर 0, लेकिन यहां y का जब मान निकालेंगे तो y बराबर कितना आ गया 7। तो जो आपका परवलय है कंफर्म है कि y अक्ष पर बनेगा, लेकिन y अक्ष पर जो उसके शीर्ष होंगे वो 0,7 होंगे। 0,7 का मतलब y अक्ष पर x का कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया 0, और वो कहां से स्टार्ट होगा बेटे, वाई अक्ष पर 7 से। तो आपका जो परवलय बनेगा वो किस तरीके का बनेगा मैं आपको बता दूं कि ये आपका कोई पॉइंट है जो 0,7 है। तो यहां से आपका परवलय कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा। तो ये आपका परवलय हो गया। अब क्या कहा कि ये परवलय के अनुदिश, इस परवलय के अनुदिश आपके शत्रु का अपाची हेलीकॉप्टर उड़ता है, वो इसी पथ में गति करेगा, इससे बाहर गति नहीं करेगा। तो कोई सैनिक बिंदु 3,7 पर खड़ा है, तो मान लीजिए ये x का मान 3 और ये कितना 7, यहां कोई सैनिक खड़ा है 3,7 पर। अब ये सैनिक क्या करता है कि ये जब हेलीकॉप्टर इस पथ के अनुदिश गति कर रहा है तो वो ये देखता है कि इसकी निम्नतम दूरी, ये जैसे ही मेरे बहुत नजदीक आए तब मैं इसको क्या चलाऊं, गोले चलाऊं। तो अपन ने मान लिया कि ये कोई पॉइंट है जो यानी कि इस सैनिक के सबसे नियरेस्ट है, अर्थात इस पॉइंट पर वो यानी कि उसको क्या चला देगा, गोली चला देगा। तो इस बिंदु को अपन ने मान लिया P और इस बिंदु को अपन ने मान लिया क्या Q, और PQ की डिस्टेंस क्या मान ली D, अर्थात ये निम्नतम दूरी D चाहिए बेटे वो अपन को। अब ये D कैसे डिफाइन होगी कि आपको P का तो कोऑर्डिनेट पता है लेकिन किसका कोऑर्डिनेट पता नहीं है, Q का। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा,
तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि Q की स्थिति देखो कि आपका जो परवलय है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, कि जैसे जैसे आप यहां x का मान रखते जाओगे किसका मान बदलता जाएगा, y का। तो लिखोगे x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 7, कि x के प्रत्येक मान के लिए जो शत्रु का अपाची हेलीकॉप्टर है उसकी स्थिति x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस क्या रहेगा 7, कि आप जैसे जैसे कोई भी x का मान रखे वो हेलीकॉप्टर इसी स्थिति में उड़ेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। अर्थात x का मान जैसे बदलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 किसका मान है, y का, अर्थात इस y की स्थिति बदलती जाएगी और उस परवलय के अकॉर्डिंग बदलती जाएगी। यानी कि अब आपको किसका भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, q का, x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब P आपके पास है, Q आपके पास है और दोनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट आपको पता है, अर्थात आप इजीली PQ के डिस्टेंस क्या डिफाइन कर सकते हो, D। लेकिन आपको वो पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट पर ये जो दूरी है वो निम्निष्ठ है। तो PQ की दूरी D इक्वल टू लिख देता हूं मैं, अंडर रूट, तो बचपन में खूब पढ़ा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं बेटो क्या करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इनको मैंने मान लिया x2 y2, इनको मान लिया x1 y1। तो देखो बेटो d इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, 7 से 7 कैंसिल, तो प्लस x की पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर किया तो और कैलकुलेट कर ले, तो d इक्वल टू अंडर रूट क्या लिख लें, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9। यानी कि ये आपने क्या निकाल लिया बेटे, दूरी का समीकरण निकाल लिया जिसको आपको निम्नतम मान ज्ञात करना। तो निम्नतम मान अपन तब तक ज्ञात नहीं कर सकते जब तक अपन को यह पता नहीं है कि कौन से बिंदु पर यह दूरी है जो निम्निष्ठ है। तो अब वो बिंदु प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिस पर यह दूरी कैसी हो, निम्निष्ठ। यानी कि इस दूरी को कैसा सिद्ध करना है, आपको निम्निष्ठ सिद्ध करना है। दूरी को यदि निम्निष्ठ सिद्ध करना है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सेम वही प्रोसेस कि आप उस फंक्शन का अवकलन करें, बराबर 0 रखें, दोबारा अवकलन करें, पॉइंट को रखें और दोबारा अवकलन किए में पोजीशन देखें कि वो वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव। तो अपन देख पा रहे हैं कि दूरी को निम्न सिद्ध करना है तो वो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी मैक्सिमा मिनिमा में कि जब आप मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात कर रहे हो तो कभी भी आपको रूट में कोई डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके में क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो रूट आए तो आपको उसका वर्ग करके रूट को क्या करना होगा, कैंसिल। तो देखिए बेटे जब आप इसका वर्ग करोगे, रूट को कैंसिल करोगे तो क्या स्थितियां आएंगी, जब d का वर्ग करोगे बोथ साइड तो d स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब d स्क्वायर जैसे d माना था ऐसे d स्क्वायर को क्या मान लिया, d डैश। अब इसका क्या करो, अवकलन, तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x d डैश बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4x क्यूब प्लस कितना 2x माइनस का 6। यदि अपन को पॉइंट चाहिए तो आपको d डैश बाई डी एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा तो क्या कहानी बनेगी, डी डैश बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 4x क्यूब प्लस 6x माइनस 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 को किसके बराबर रखो, 0 के। तो देखो 4x क्यूब प्लस
2x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन लिया, 0 में भाग दे दिया, तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू क्या आ गया? 0। यानी कि ये क्या मिला आपको? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला बेटा। क्या मिल गया आपको? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक मिनट। 4x क्यूब प्लस 2x, x क्यूब है वो, फोर एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 6, तो क्या कॉमन आ गया? 2। तो ये हो गया 2x क्यूब प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यानी कि आपको मिला है क्यूबिक इक्वेशन। और जब भी कोई क्यूबिक इक्वेशन मिला है यानी कि x वेरिएबल में पावर 3 है, अर्थात x के कितने मान अवेलेबल होंगे? 3। तो एक मान आपको, एक गुणनखंड, इसका फैक्टर आपको ढूंढना होगा जहां पर ये सेटिस्फाइड करता हो। तो जैसे आप रखे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, और जहां भी ये यानी कि इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर जाए वो उसका एक क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो मान लीजिए आपने कल को x बराबर 0 रखा इस समीकरण, और x बराबर 0 पर ये 0 माइनस 3 बराबर नहीं हो सकता 0 के, यानी कि इसका एक x बराबर 0 मान नहीं हो सकता। x बराबर मान लीजिए कल को आपने -1 रखा, x बराबर कितना रखा? -1। तो -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस माइनस को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, और माइनस का 1 आपने रखा तो माइनस का 3, माइनस का 3 कितना आ गया? माइनस का 6, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसका एक गुणनखंड कौन भी नहीं हो सकता? -1 भी नहीं हो सकता। तो एक बार पॉजिटिव देख ले, x इक्वल टू 1 रख ले, तो 1 को रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि x इक्वल टू 1 इंप्लाइज x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको इसका क्या मिल गया? एक गुणनखंड मिल गया। अर्थात इसका जो x का एक मान होना है वो कितना होना है बेटे? 1 होना है। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब आपको एक फैक्टर मिल जाए और अदरवाइज और आपको यानी कि गुणनखंड चाहिए, तो जो भी आपका क्यूबिक इक्वेशन होता है उसमें उस जो भी आपका यानी कि उसका शून्यक आया है उसका क्या दे ले? भाग। तो x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड आया है, अर्थात 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 में अपन किसका भाग दे लें? x माइनस 1 का। तो ये रफ कार्य होगा आपका 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 में किसका भाग दे दे बेटे? x माइनस 1 का। तो भाग देना सभी को आता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि यहां से फर्स्ट वेरिएबल लेते हैं, यहां से भी फर्स्ट वेरिएबल लेते हैं, और x का भाग 2x क्यूब में देंगे तो कितनी बार जाता है बेटे? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर जितनी भी बार जाता है, ये जितनी भी संख्या होती है उसको उससे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, और 2x स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट के नीचे कॉफिशिएंट रखते हैं, है नहीं तो लास्ट में रख दो माइनस का 2x स्क्वायर। तो देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो बचपन में आपने बातें पढ़ी होंगी। अगर इनको कैंसिल करना है, सेम साइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो क्या हो गया? प्लस, प्लस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या? 2x स्क्वायर पॉजिटिव, और ऊपर क्या बचा? प्लस का x और माइनस का 3। अब वापस वही, यहां से पहला एलिमेंट और यहां से भी पहला एलिमेंट। x का भाग 2x स्क्वायर में देंगे तो भाग कितनी बार चला जाएगा? 2x टाइम चला जाएगा। जब 2x टाइम को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस का कितना? 2x। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि भाग संभव यानी कैंसिल नहीं होगा, तो वही सब्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल। प्लस का 2x प्लस का x कितना हो गया? प्लस का 3x माइनस का 3। अब वही यहां से फर्स्ट एलिमेंट, यहां से फर्स्ट एलिमेंट, x का भाग 3x में देंगे तो कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम, और 3 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस का कितना? 3। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कैंसिल नहीं हो रहा, तो वही सब्ट्रैक्ट, ये माइनस, ये प्लस, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, यानी रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 0। और अपन को पता था कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड तभी होगा अगर इसका भाग इसमें दिया जाए, तो आपका रिमाइंडर शेषफल क्या आ जाना चाहिए? 0। तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया बेटा। तो इसको लिखा अपन ने
कि एक तो x-1 और क्या 2x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 x की वैल्यू के लिए। तो x-1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 1। एक पॉइंट तो ये चमक गया बेटे, x इक्वल टू 1। अब यहां देखते हैं तो 2x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर पॉसिबल है नहीं। लेकिन एक बार चेक कर ले, अगर आप द्विघात सूत्र लगाने जा रहे हैं तो क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर पॉसिबल है कि नहीं है, यानी कि इसका मान संभव नहीं है। तो जो आपका विविक्तिकर जो d होता है उसका फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, b² माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट आपका। तो d इक्वल टू देखें अंडर रूट x का कॉफिशिएंट b होता है तो 2 है, 2 का स्क्वायर किया तो 4 माइनस 4, a का मान आपके पास कितना है, x² का कॉफिशिएंट 2 और c का मान कितना है 3। तो d इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस कितना 8 ये 24, यानी कि नेगेटिव में 20 और नेगेटिव में 20 आ गया, यानी कि d लेस देन क्या आ गया 0। तो ऐसी स्थिति में उस समीकरण का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो x का केवल और केवल कितना मान आ गया बेटे 1, और वो कितना आ गया आपके पास x इक्वल टू 1। यानी कि आपको वह पॉइंट मिल गया जहां पर आप जो दूरी थी उसको कैसा सिद्ध कर सकते हो, निम्नलिखित। तो आइए बेटे तो ये आपका d लेस देन क्या आ गया 0, अर्थात यहां से पॉसिबल नहीं है मान। तो अब आपके पास पॉइंट आ गया x इक्वल टू 1। तो प्रीवियस चलते हैं, तो आपका आया था d डैश बाई dx 4x³ प्लस 2x माइनस 6। अगर दूरी को निम्न सिद्ध करना है तो आपको उस फलन का दोबारा अवकलन करना होगा और उस पॉइंट को चेक करना होगा कि उस पॉइंट पर फलन उच्चिष्ट है या निम्नलिखित। तो यानी कि d डैश बाई dx का दोबारा x के सापेक्ष जब आप अवकलन करोगे, अर्थात 4x³ प्लस 2x माइनस 6 का, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये रहा बेटे वो आपके पास अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d2 s डैश बाई dx²। तो देखना बेटे 4x³ का आप करोगे 12x² और प्लस का कितना आ गया 2। कौन सा पॉइंट आया था आपके पास d2 s डैश बाई dx², x इक्वल टू आया था 1। तो देखो जब 1 को यहां रखोगे तो 12 प्लस 2 इक्वल टू 14, मीनिंग d2 s डैश बाई dx² x इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0। और इज ग्रेटर देन 0 हो जाए तो लिखोगे एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1 डिस्टेंस इज मिनिमा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपकी जो वो दूरी थी, ये जो दूरी थी उसको आपने कैसा सिद्ध कर दिया, निम्नलिखित। अब आपको चाहिए वो निम्नलिखित दूरी क्या होगी। तो बेटा निम्नलिखित दूरी का मतलब जो भी समीकरण है जिस भी पॉइंट पर वो निम्नलिखित हुआ है उसको मान को रखो। तो यानी कि d इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस x² माइनस 6x प्लस 9 है। और कौन से पॉइंट पर इस दूरी को आपने निम्नलिखित सिद्ध किया है, x इक्वल टू 1 पर। तो जब x इक्वल टू 1 इस समीकरण में रखोगे आप दूरी के फॉर्मूले में, ये लास्ट का काम है आपका। तो देखो क्या कहानी बनेगी, 1 रखा तो ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये माइनस का 6 हुआ, ये प्लस का 9 हुआ। तो d इक्वल टू अंडर रूट 2 9 11, 11 में से 6 गया तो 5। तो बेटे आपकी जो निम्नलिखित दूरी होगी वो √5 होगी, अर्थात वो सैनिक बिंदु 3,7 से तब गोली मारेगा जब अपाची हेलीकॉप्टर और उसके बीच की दूरी कितनी हो जाए, √5 हो जाए।
तो ये तो बेटे वो आपकी एनसीईआरटी 6.3 थी, उसके मैंने एग्जाम्पल आपको क्लियर करा दिए हैं। अब एक्सरसाइज की बारी है, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।